के हवाले से वो सारे, और फिर अक्स शजरा कश्तवार और सारी चीज़ें। एक तो यह है कि ये रेवेन्यू में जो डिमार्केशन के लिए जो सबसे छोटा पैमाना होता है उसको सरसाई कहते हैं। ठीक है, ये अक्सर आपने देखा होगा कि कोर्ट्स में भी कई दफ़ा या उर्फ़ आम में लोग कहते हैं जी इसकी तो एक सरसाई भी ज़मीन नहीं है। ठीक है, अब ये सरसाई का यानी ये सबसे छोटा पैमाना है कि इसकी तो एक सरसाई भी ज़मीन नहीं है, यानी थोड़ी सी जगह भी नहीं जहाँ ये मुर्गियों का कोई डरबा भी बना सके। ठीक है, सरसाई इतनी एक छोटा पैमाना है। सरसाई इज़ इक्वल टू करम, 1 करम। और करम मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि करम जो होता है ये 5.5 फीट का होता है। ठीक है, सरसाई या करम ये एक ही चीज़ होती हैं और ये इक्वल टू 5.5 फीट या 66 इंचेस ये उसका। और एक करम, एक सरसाई या एक कदम, ये एक कदम एक नॉर्मल इंसान का कदम जो है। ठीक है, हमारे दोस्त हैं सरफराज अली खान साहब, हम उनके साथ अक्सर मजाक मजूक करते रहते हैं। तो वो सरफराज अली खान साहब का कदम नहीं है, तो बहुत छोटे हैं या आलम चन्ना का भी वो कदम नहीं कह सकते। एक नॉर्मल इंसान का जो कदम होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 सरसाई या 1 करम होता है। इसी तरीके से 9 करम का एक मरला होता है। ठीक है, 9 करम का एक मरला, 20 मरले की एक कनाल बनती है जमीन। उसके अलावा पंजाब के अंदर या सिंध के अंदर इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है लैंड्स के हवाले से, कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी इतनी एकड़ ज़मीन है, किसी इलाके में कहते हैं मेरी इतनी गुमा ज़मीन है। ठीक है, अब इस किस्म की जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो ये जब एक शख्स ये क्लेम करता है, ये बाज़ दफ़ा चूँकि आपको लिटिगेशन में भी ज़रूरी नहीं कि आप इस्लामाबाद, पिंडी, पठवार, कश्मीर या हज़ारा के अंदर केस करें। आप अगर पंजाब में जाते हैं या सिंध में जाते हैं तो वहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी होगी, या इवन आप बलूचिस्तान में करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में देखते हैं, तो वहाँ जब फर्स्ट टाइम मेरे पास केस आया तो वो मुझे उसमें काफ़ी सीखना पड़ा मुख्तलिफ लोगों के साथ कंसल्ट करके, कि वहाँ पोल का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये नहीं इतने पोल मेरी ज़मीन है। तो इस तरह ये टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती है, जब आप लिटिगेशन में जाते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो केस है, कल सुप्रीम कोर्ट में आपके पास केस जो है वो सिंध से भी आ सकता है, बलूचिस्तान से, सवात से, किसी भी एरिया से आता है, तो वो वहाँ का जो पैमाइश का तरीक़ाकार हो जाए, जो पैमाना वहाँ इस्तेमाल हो, और फिर ज़मीन की किस्म के हवाले से, यानी वहाँ किस नौइयत की ज़मीन है, और जिस तरह हम यहाँ कनाल और मरलों में करते हैं, तो वहाँ कनालों और मरलों में नहीं होती। तो वो जो टर्मिनोलॉजी होगी, तो फिर आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये कितनी ज़मीन है या कितना क्लेम है या क्या क्लेम है उसका। तो इस हवाले से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 करम का एक मरला है, 20 मरले की एक कनाल बनती है, 8 कनाल का एक गुमा बनता है। एक गुमा 8 कनाल पर मुश्तमिल होता है। और किसी जगह ये ना बिगा होता है कि इतने बिगे मेरी ज़मीन है, तो बिगा जो है ना, आपका ये 4 कनाल का एक बिगा बनता है। जहाँ बिगों में ज़मीन वो क्लेम कर पैमाइश होती है, तो वो 4 कनाल का एक बिगा होता है। अब एक किसी जगह एकड़ों में होता है कि इतनी एकड़ मेरी ज़मीन है, तो एकड़ जो है वो 4840 मुरब्बा गज का एक एकड़ बनता है। 4840 मुरब्बा गज ये उसका एक एकड़ होता है। अब ये तो हो गया, यानी वो जो लैंड्स के पैमाना और प्लस ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ या प्रोविंसेस के अंदर। अब लास्ट टाइम मैं डॉक्यूमेंट्स रेफ़र कर रहा था, एक चीज़ मैं अभी आपको बता दूं, ये जो कोर्ट्स में एक डॉक्यूमेंट आता है इस रेवेन्यू के हवाले, इनहेरिटेंस के हवाले से, पेडिग्री टेबल, शजरा नस्ब।
जब किसी शख्स की डेथ होती है तो उसके बाद पटवारी के पास जाते हैं, कोई भी लीगल एयर्स वो अप्रोच करता है और कहता है कि मेरे वालिद साहब फौत हो गए और ये उसके वारिस हैं, तो इनके नाम पे इंतकाल वरासत दर्ज किया जाए। वो फिर जो लंबरदार हल्का होता है उस लंबरदार हल्के से वो पूछता है, चूँकि आइडेंटिफिकेशन जो है लंबरदार हल्का करता है, कल भी लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की ट्रांसफ़र के हवाले से उसकी गवाही जो है ज़रूरी होती है लंबरदार की, कंसर्न विलेज का लंबरदार। और ये इंग्लिश में लिखा है लंबरदार, LUMBERDAR, लंबरदार, लेकिन लिखने में अक्सर लोग नंबरदार कहते हैं, ठीक है, लेकिन ये नंबरदार नहीं है, बोलने में नंबरदार लोग बोलते हैं, लेकिन ये एक्चुअल ये वर्ड जो है वो लंबरदार है, ठीक है, LUM से। तो वो लंबरदार भी कहता है कि ठीक है जी, यहाँ ये शख्स फौत हो गया, इसके ये वारिस हैं, ये बेवा है, बेटे हैं, बेटियां हैं, जो भी है ये वारिस हैं। वो इंतकाल वरासत दर्ज किया तो उसके ऊपर एक पेडिग्री टेबल बनाता है, शजरा नसब बनाता है। वो शजरा नसब की एक डायग्राम होती है, वो डायग्राम से आपको पता चलता है कि ये कौन है, इसका स्टेटस क्या है। अब ये अक्सर जो है वो कोर्ट्स में, ये जब नई कोर्ट्स बनने, ये हमारे जजेस जो आए तो हमारे से मियां आज़म नदीम साहब की कोर्ट में मैं इसी तरीके को वरासत का ही मामला था, तो मैं बंदा इशूलेस फौत हो गया तो उसको मैं डिस्कस कर रहा था कि ये पेडिग्री टेबल है और ये इसका लास्ट ये ओनर था, इसकी डेथ हो गई है, ये इशूलेस है, अब इसकी जायदाद किधर जाएगी। तो वो फिर मैंने कहा पीछे मैंने उसूल रद्द का जो प्रिंसिपल है कि रिवर्ट बैक होगी, तो रिवर्ट बैक होगी जब दोबारा वापस आएगी तो फिर उसके बराबर में कौन जिंदा था, उसकी लड़ी में, इस लड़ी में तो सारे खत्म हो गए, अब उसकी साथ दूसरी लड़ी में, तीसरी में, चौथी में, उसमें बराबर की लड़ी में जो उसके बराबर में जो शख्स जिंदा है वो सारी की सारी जायदाद ले जाएगा। तो अब मैं इसी तरीके से कह रहा था कि ये इशूलेस है, ये इसकी औलाद है, इसकी, तो वो जैसा मुझसे पूछते हैं ये कहाँ से आप गए, इधर तो नहीं लिखा हुआ। मैंने कहा ये डायग्राम से पता चलता है कि ये है। तो वो डायग्राम में आपको ये बता देता हूँ कि ये कौन कौन से कैसे वो उसको पढ़ा जाता है, इस पेडिग्री टेबल को पढ़ने का तरीका क्या है। अब ये मोहम्मद खान की डेथ होती है। मोहम्मद खान की जब डेथ होती है तो इसकी इनहेरिटेंस म्यूटेशन जब वो एंटर होगा और सेंक्शन करेगा रेवेन्यू ऑफिसर, उसके ऊपर उससे पहले पटवारी जो है वो पेडिग्री टेबल बनाएगा, वो इस किस्म का पेडिग्री टेबल होगा। ये साइड पे बनाएगा, ये फूल सा या पत्ता इस किस्म की ये डायग्राम होगी, ये शो करती है विडो को, ठीक है। ये बिल्कुल साइड पे होगा, बिल्कुल नीचे नहीं आएगी, ये साइड लाइन में होगी और इसी तरह एक पत्ता सा बना होगा या फूल सा बना होगा। तो ये डायग्राम जो है ये शो करता है कि ये विडो है।
अब अगर तो वो उसके इश्यूज हैं, ये जिस तरह इसमें शो हो रहा है कि ये इसकी औलाद मौजूद है, तो पहले 1/8 जो है शेयर विडो का निकालेंगे, 1/8 हिस्सा बेवा का निकाल के फिर बाकी वारसान में फिर प्रॉपर्टी तकसीम होगी। उसके बाद आ जाते हैं, ये जो डायग्राम है ये मुरब्बा शक्ल की, ये मेल को शो करता है। मेल, कोई भी मेल है। आप ये देखें ना, ऊपर मोहम्मद खान का भी ये डायग्राम जो बनी है मुरब्बा शक्ल में, ये अमजद है, ये अकरम है। ये मुरब्बा शक्ल में जो डायग्राम है ये मेल को शो करता है, मर्द है। अब इसमें अब देखेंगे ये दो बेटे मैंने शो किए, अमजद और अकरम। अकरम के चारों कोनों पे मैंने डॉट लगाए हैं। ये डॉट शो करते हैं कि ये इशूलेस था, या तो इसने शादी नहीं की, या अगर शादी की है तो आगे इसकी औलाद नहीं, आगे इसकी नस्ल नहीं चली। ये डिस्प्यूट उस वक्त अराइज होता है जब ये आगे नस्ल चलती है, चौथी, पांचवी, छठी नस्ल में जाकर कहीं डिस्प्यूट अराइज होता है, तो फिर किसकी विरासत किसको जाएगी। तो फिर पता चलता है कि भाई ये मोहम्मद खान के तो 2 बेटे थे, तो विरासत एक को मिली है। तो फिर वहां से पता चला नहीं भाई वो तो इशूलेस था, इसलिए उसको विरासत गई नहीं है। इनहेरिटेंस म्यूटेशन में इसकी एंट्री नहीं आई है। क्यों नहीं एंट्री आई है? कि ये इशूलेस था, ये लावल्द फोत हो गया है, इसकी आगे नस्ल नहीं चली है। ये डॉट शो कर रहे हैं, ये डॉट इस चीज को शो करते हैं इशूलेस में। यहां डॉट नहीं है, इसका मतलब है इसकी आगे नस्ल चली है, ये आगे इसकी इनहेरिटेंस आगे जाएगी। ये जो तकौन है, ये तकौन बेटी को शो करती है, ये डॉटर है। और अब इसमें मैंने नाम लिखा है नाहीद, वहां मसमात नहीं लिखा होता, मैंने नाहीद लिखा है, या किसी नसीम कह लें, सलीम कह लें। ये कुछ कॉमन नाम होते हैं जो मर्दों के भी होते हैं औरतों के भी होते हैं, ठीक है। अब ये नहीं पता कि ये नाहीद मर्द है या औरत है। मर्द के भी नाम नाहीद, यहां हमारे चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल के, नाहीद। तो अब ये कैसे पता चलेगा ये नाहीद मर्द था या औरत थी? ये डायग्राम बताती है, ये डॉटर है, ये बेटी है। तो ये शो करते हैं कि ये बेटी है, ये निशान बेटी को शो करता है। तो इस तरीके से ये पेडिग्री टेबल जो है, ये इसका पढ़ने का जो तरीका है वो इस तरीके से इसको पढ़ते हैं। और ये इनहेरिटेंस में खासकर जो है, ये जब डिस्प्यूट आते हैं तो वहाँ फिर आपने इस तरीके से इनको तशरीह करनी है। और जब आपके पास जब केस आता है, तो ये लास्ट टाइम मैंने जैसा बताया था कि ये भी वकालत भी एक नफ्सियाती चीज़ होती है। जब आप उससे पूछेंगे क्लाइंट से तो वो भाग जाएगा कि इसको तो समझ है, लेकिन जब आप पेडिग्री टेबल आपके सामने आएगा तो आप जब उसको बताना शुरू करें, अच्छा ये इसके फलां इतने बेटे थे, इतनी बेटियां थी, इतनी 2 बेवगान थी, एक पहले फोत हो गई है, एक उसके बाद फोत हुई है, 2 बेटियां थी, ठीक है, एक पहले मर गई है, एक जिंदा थी, उसके 3 बेटे थे, 2 जो है एक इशूलेस फोत हो गया था लावाल्द, बाकी 2 बेटों को विरासत गई है। वकील साहब तो जानते हैं यार सारा, मैंने तो इनको बताया नहीं, ये कहाँ से पढ़ रहे हैं? आपने सिर्फ डायग्राम देखी है, उसी की तशरीह कर रहे हैं, उसको बता रहे हैं। वो कभी भी फिर आपको छोड़ के नहीं जाएगा, जो फीस मांगेंगे देगा, इसको पता है, ठीक है। ये वकालत ये है ना, जब आप क्लाइंट का आप पे एतमाद होगा ना कि यार वकील साहब जानते हैं, तो तभी वो आपको केस देगा ना। तो अगर आप उसको ये क्या है यार, ये बताओ ये क्या मसला क्या है आपका, ये क्या चीज़ है, तो वो समझ जाएगा कि ये हम दोनों को वकील की ज़रूरत है। तो इस तरह अब लास्ट टाइम मैंने आपको खसरा गिरदावरी के हवाले से डिटेल बताई थी। अब उस पर मैं जजमेंट साहब को, ये मैंने आपको बताया था कि खसरा गिरदावरी की एंट्रीज़ को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटैच नहीं है। ये पटवारी का प्राइवेट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। फिजिकल पर अपना वो तैयार करता है, आगे उसकी बेसिस पे 4 साल के बाद जमाबंदी बनती है, लेकिन ये सिर्फ पोजेशन को ये डिनोट करता है, ये पोजेशन के हवाले से है।
PLD 1975 सुप्रीम कोर्ट पेज 311। NLR 1984 सिविल लाहौर पेज 56। PLJ 1979 सुप्रीम कोर्ट AJK पेज 87। अब इसके मुकाबले में जो जमाबंदी होती है, जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि वो हर 4 साल के बाद जो डॉक्यूमेंट बनता है जमाबंदी, वो टाइटल डॉक्यूमेंट होता है। खसरा गिरदावरी टाइटल डॉक्यूमेंट नहीं है, जमाबंदी टाइटल डॉक्यूमेंट है। और जमाबंदी की एंट्रीज को प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच है। बेशक वो पटवारी के साथ मिली भगत करके कराई गई हो, जैली भी हो, फ्रॉडुलेंट भी हो, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। ये पब्लिक का कोई भी आपकी मलकियत की जमाबंदी मैं अप्लाई करके ले सकता हूं, इसलिए पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना। पब्लिक का कोई भी शख्स जो अप्लाई करके ले सकता है। मलकियत आपकी है, जमीन आपकी है, मैं अप्लाई करूंगा, वो इनकार नहीं करेंगे क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो अटेस्टेड कॉपी मुझे देंगे। तो ये पब्लिक रिकॉर्ड है, पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है। प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच है इसकी एंट्रीज को अकॉर्डिंग टू PLJ 80 सुप्रीम कोर्ट पेज 131। लास्ट टाइम ज़बानी मैंने बताया था, ये खसरा गिरदावरी की शक्ल भी देख लें, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट होता है। अब इसमें ये पहले जो नाम होते हैं, इसमें पहला जो कॉलम है ये मलकियत का, और आगे जो पोजेशन का, और पोजेशन किस हैसियत से है, एज ए टेनेंट है, एज ए कोशेरर है, एज एन एक्सक्लूसिव ऑनर है, वो पोजेशन के आगे पोजेसरी कॉलम में। इसी तरीके से लैंड, उसका कितनी लैंड है, मैयरिंग सच एंड सच कैनाल एंड मरलास, और उसकी क्लासिफिकेशन ऑफ द लैंड, जिस तरह इसके ऊपर लिखा हुआ है रक्कड़ और गाड़, उसकी नेचर जो है रक्कड़ और गाड़ है, ठीक है। और आगे उसकी रबी, अब रबी में आगे फसल जो है वो कणक इसके अंदर वो लिखी गई है, ठीक है जी गंदम। वो चूंकि देखें हम गंदम, लेकिन वो गिरदावरी में जो वो बोलते हैं कि ये क्या फसल काश्त की है, पटवारी जाते हैं, कहा जी कणक है, मकई है, ठीक है, जो भी है, जवार है, बाजरा है, दालें, माश है, जो भी वो काश्त किया, तो वो फिर वही वर्ड्स लिखते हैं उसके अंदर। इसी तरह आगे आगे देखें ना, वो फसल आ गई है ये माश, यानी इसके मतलब इसके बाद दाल भी है, दालें भी हैं, तो माश की दाल जो है वो भी काश्त हुई है। तो ये खसरा गिरदावरी है रबी और खरीफ के हवाले से। उसके बाद ये आ जाते हैं, ये जो है जमाबंदी, ये मैं आपको ये आप देख लें। ये डॉक्यूमेंट जब आपके सामने इसकी, जब आपके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट ये लेकर आए, ये जब आप देखें तो आप फौरन समझ जाएंगे ये जमाबंदी है, ठीक है। और इसकी उम्र होती है 4 साल। खसरा गिरदावरी हर 6 माह के बाद तैयार होती है, और साल में 2 फसलें होती हैं। ये मैं बात कर रहा हूं पठवार की, खिता पठवार, कश्मीर, हजारा, जितने ये बारानी एरिया जितना भी है। जो नहरी एरियाज हैं वहां 3 फसलें होती हैं, एक 3 से भी ज्यादा 4 भी हो सकती हैं। फिर नहरी का पटवारी अलग होता है, रेवेन्यू का पटवारी अलग होता है। तो ये अब ये जो जमाबंदी है, इसको आप देखेंगे इसके ऊपर लिखा हुआ है नकल रजिस्टर हकदारान जमीन, ठीक है, नकल रजिस्टर हकदारान जमीन। उस जमीन के साथ, इसके अंदर जो जमीन की जो तफसील दी हुई है, इस जमीन के साथ जिन लोगों का हक है, जिनका राइट है, जिनकी ओनरशिप है, जिनका टाइटल है, जिनकी मलकियत है, इसके अंदर वो लोग लिखे हुए हैं। उनके नाम भी मौजूद हैं, उनकी हिस्सेदारी भी, उनका शेयर भी मौजूद है कि किस शख्स का कितना शेयर है इस प्रॉपर्टी के अंदर, कितने का वो मालिक है। ये वो टाइटल डॉक्यूमेंट है।
अब रजिस्टर हकदारान जमीन, इसके अंदर लिखा विद इन ब्रैकेट मिसले मयादी। अब ये मिसले मयादी, इसके अंदर जो वर्ड्स लिखा हुआ है, इस मिसल की, इस डॉक्यूमेंट की एक मयाद है, एक लिमिटेशन है, एक टेन्योर है, और वो है 4 साल। हर 4 साल के बाद नई जमाबंदी बनेगी। इसको रजिस्टर हकदारान जमीन भी कहते हैं, इसको रिकॉर्ड ऑफ राइट्स भी कहते हैं, इसको उर्फ आम में 4 साला भी कहते हैं। जो जमींदार लोग कहते हैं वो कहते हैं अभी 4 साला नहीं बना, पटवारी 4 साला बना रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या कह रहा है, क्योंकि जहां प्रैक्टिस करते हैं तो आपको वो लोकल लैंग्वेज, जो जमींदार की लैंग्वेज है, वो भी समझनी चाहिए। और आप उसकी जबान में जब बात करेंगे तो वो आपके साथ वो ज्यादा फ्रैंक होगा, वो समझेगा कि ये मेरी बात आसानी से समझ रहे हैं वकील साहब, और वकील साहब भी उसको अपने आसानी से समझा सकते हैं। तो ये 4 साला यानी हर 4 साल के बाद ये डॉक्यूमेंट तैयार होता है, इसलिए उस उर्फ आम में 4 साला भी कहते हैं। इसको कहते हैं फर्द भी, इसी को ही कहते हैं कि पटवारी से फर्द ले आओ भाई, जमीन का फर्द ले आओ, ठीक है। तो वो लिखने में नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन ये बोलते हैं कि फर्द ले आओ पटवारी से, तो ये फर्द भी, लेकिन वो फर्द जो लेकर आएगा वो अपने हिस्से का लेकर आएगा। पटवारी सिर्फ उसको अपने शेयर का फर्द बनाकर देगा। ये आपके सामने जो मैं पहले, ये डॉक्यूमेंट, ये मुकम्मल डॉक्यूमेंट है जिसमें तमाम लोग जो शेयर होल्डर्स हैं, इस होल्डिंग के अंदर जितने शेयरर हैं, जितने शेयर्स होल्डर हैं, वो सारे एंटर्ड हैं। उन सब की एंट्रीज इनकॉर्पोरेट हुई हैं इस लैंड के आगे। अब हम फर्द मुफस्सल भी कहते हैं, और फिर पार्टीशन के लिए अगर कहें तो वो लेटेस्ट जमाबंदी जो होती है उसको कहते हैं जमाबंदी ज़ेरे कार। ज़ेरे कार का मतलब है ये लेटेस्ट जमाबंदी। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ये पता नहीं, ज़ेरे कार। तो ये जब वो या बाज़ दफ़ा कोर्स जिनको पता होता है कि तो वो कहने की ज़ेर कार जमाबंदी ले आए, तो आपको पता होना चाहिए ज़ेर कार जमाबंदी क्या कह रहे हैं। ये करंट जमा, करंट जी जी, लेटेस्ट जो इस वक्त चल रही है। तो इस तरह ये, उसके बाद ये आप देखें कि ये लिखा हुआ महाल, ऊपर लिखा महाल, यानी ये एरिया कौन सा है, विलेज कौन सा है, रेवेन्यू स्टेट कौन सी है। ये रेवेन्यू स्टेट किस एरिया का ये जमाबंदी है। ये आगे, क्योंकि ये तो प्रिंटेड है, पटवारी जब फिल करता है आगे उसका नाम लिखता है, ये सराय खरबूजा। अब इस्लामाबाद में है ये, संजानी के पास, और ये तरनौल और संजानी के दरमियान जो मौजा है ये सराय खरबूजा, ठीक है। अब आगे तहसील और जिला इस्लामाबाद। आगे उसने साल लिखा हुआ है, साल 2016-17। ये 2016-17 की जमाबंदी है, लेटेस्ट जमाबंदी है। इस वक्त इस मौजा की ये जमाबंदी चल रही है, ठीक है, 2016-17 की। अब इसके ये जो पहला, अब इसके ऊपर जो प्रिंटेड है, आप देखेंगे कॉलम्स हैं, इसके मुख्तलिफ कॉलम्स हैं। अब इन कॉलम्स के अंदर क्या लिखा हुआ है और इनका पढ़ने का तरीका क्या है। अब देखिए ये नंबर शुमार लिखे हुए हैं, नंबर शुमार, ठीक है। ये नंबर शुमार है, इसमें कॉलम नंबर 1। अब ये कॉलम नंबर 1 जो है, इसमें लिखा है नंबर खेवट मालिक, ठीक है। कॉलम नंबर 1 नंबर खेवट मालिक। अब नीचे लिखा हुआ है 466। अब ये 466 जो है, इसके नंबर शुमार के नीचे जो लिखा हुआ है ये खेवट नंबर है। ऊपर लिखा है ना खेवट नंबर, ये खेवट नंबर है। इसको खाता नंबर भी कहते हैं। खाता नंबर या खेवट नंबर ये एक ही चीज है, और ये मालिक का होता है। ये नंबर जो है ये मालिक का होता है। आगे कॉलम नंबर 2 है, नंबर शुमार 2, नंबर खतूनी काश्तकार। ये जो खतूनी होती है ये काश्तकार की होती है। कब्जा किसका है और किस हैसियत से है,
मालिक भी हो सकता है, वो मालिक, हम मालिक भी हो भी हो सकता सकता है, है, जो हाँ, मौके पे जी जी, possession हाँ, करता है। मालिक का अपना कब्जा भी हो सकता है, Yes. ठीक है। तो ये काश्तकार जो भी मौके पे काश्त कर रहा है, जिसका भी पोजेशन है मौके पे, ये खतूनी नंबर उसका होता है। एक खेवड़ में मुख्तलिफ खतूनीज हैं और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों ने वो काश्तकारी करते हैं, तो वो हर एक की खतूनी अलग हो जाएगी, उससे उसका अपना एक स्पेसिफिक पोर्शन पे पोजेशन एस्टेब्लिश करना आसान हो जाता है। वो कहता है ठीक है भाई, हम खेवट में तो हिस्सादार है सारे लोग, ये भी मेरे साथ कोशेरर है, लेकिन मेरी खतूनी अलग है, इसकी खतूनी अलग है। मेरा एक पर्टिकुलर लैंड पे पोजेशन है, इसका एक पर्टिकुलर लैंड पे पोजेशन है, इसकी खतूनी फलां है, मेरी खतूनी फलां है, मेरा इसके साथ कोई तल्लक ही नहीं है। मेरी लैंड सेपरेट है, इसकी लैंड सेपरेट है। बेशक हम एक खेवट के अंदर आ रहे हैं, खेवट हमारा एक है, लेकिन हमारी खतूनियां अलग अलग हैं। काश्तकारी के वाले से मैं अलग खेत काश्त कर दूं, ये अलग खेत काश्त करता है। अब ये कहां से जाहिर होगा? यहां से जाहिर होगा, इस डॉक्यूमेंट से। क्योंकि ओरली आप जितनी मर्जी कोर्ट में बहस करते रहें, लेकिन ये डॉक्यूमेंट दिखाएंगे कि जनाब ये देख लें, ये मेरी खतूनी है और ये इसकी खतूनी है। तो हमारी तो खतूनी ही अलग है, हमारा पोजीशन ही अलग अलग है। मेरा अपनी जगह पे पोजीशन है, इसका अपनी जगह पे पोजीशन है, मैं इसकी जगह पे इंटरफेयर नहीं करूंगा। अब ये अक्सर बाज़ दफ़ा मैं कहता हूँ कि लास्ट टाइम भी उस दिन मैं गया कलर सईदा में, तो वो सिविल प्रोसीजर के हवाले से ये वो लेक्चर में दे रहा था, तो मैंने कहा ये CPC वो सारे मैंने एक वो कहा कि किस तरह केसेस में आपको बताता हूँ केस लंबा करने का तरीका क्या है, कि दादा दावा करे और पोता फैसला सुने। ये इस कोर्ट के अंदर रहकर मैं आपको बताऊंगा ये कोर्ट कहता है, और मैं आपको ये तरीके भी बताऊंगा कि इस कोर्ट के अंदर वो तरीके भी मौजूद हैं कि पहली तारीख पे दावा कैसे खारिज होता है। ये मैंने कहा बाद हमारे पास जो केस आते हैं तो हम बड़क मारते हैं, ये दावा तो पहली तारीख पे मैं उड़ा दूंगा। आप जवाब दावा भी नहीं दाखिल करते, वकालतनामा दाखिल कर, फीस ली, पहली तारीख है हाजिरी की, वकालतनामा मेरी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। अब ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया, आपके पास डॉक्यूमेंट है, उसने कहा जी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, स्टे ले लिया। कहते हैं जनाब ये खतूनी मेरी अलग है, इसकी खतूनी अलग है, मैं तो अपनी खतूनी पे बैठा हुआ हूं। अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो मैं अपनी जगह पे कर रहा हूं, इसकी जगह पे नहीं कर रहा। कोशेरर ये खेवट में है, तो हमारी तो खतूनी अलग अलग है, इसलिए इसकी खतूनी फलां, मेरी खतूनी फलां, इस खतूनी के साथ मेरा कोई तल्लक वास्ता नहीं है। जब ये स्टेटमेंट आ जाएगी तो फिर आप कहेंगे जनाब ये स्टेटमेंट जब आ गई कि इसकी प्रॉपर्टी और है, इसकी खतूनी अलग है, मेरी खतूनी अलग है, ये स्टे नहीं, अब दावा फारिग होगा। फिर आप हवाला दे देंगे जनाब पढ़ें ऑर्डर 15 रूल 1 कहता है कि व्हेन the parties to the suit never remained at issue on any point of law or facts, then the court is duty bound to dispose of the suit forthwith. Next date of hearing on उसमें लिखा on first date of hearing, ये नहीं नेक्स्ट डेट नहीं पढ़ सकती, उसी तारीख पे कोर्ट बाउंड है कि वो दावा फारिग करे। ठीक है, when the parties to the suit never remained at issue on any point of law or fact, then the court is duty bound to dispose of the suit on first date of hearing. डिक्रीज होनी करेगी सर, मुझे क्यों याद आ रहा है ऑर्डर 12 रूल 6 में वो आ जाता है, अगर वो उसको करेंगे वो डिक्री कर, इसमें फॉर एंड अगेंस्ट जजमेंट्स हैं। ठीक है, ये सर को शेयर की हम बात करें यहाँ पे, अगर खेवट हमारे अगर खेवट एक या खतूनी नंबर हमारे डिफरेंट है, तो उसमें को शेयर का तो सर अब जो जजमेंट सर्व हो रही है उसमें यह कि एवरी इंच के वो शेयर दोनों मतलब को शेयर एवरी इंच पे क्लेम कर सकता ऑनर होगा जब तक पार्टीशन नहीं हो जाती। सर विदाउट पार्टीशन हम जस्ट इस बेस के ऊपर के हमारे खतूनी नंबर अलग हैं, हम इस बेस के ऊपर दावा खारिज। लास्ट टाइम मैंने ये डिटेल से डिस्कस की थी, इसमें बेसिक जजमेंट थी 1989 SCMR पेज 130, वो यही कहती थी कि एवरी कोशेरर इज डीम्ड टू बी इंटरेस्टेड ऑन ईच एंड एवरी इंच ऑफ द लैंड टिल द पार्टीशन बी टेक्स प्लेस बाय मीट्स एंड बाउंड्स। ठीक है, उसके बाद फिर 1992 में लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट आई, फिर
सुप्रीम कोर्ट की 95 में आई आफ्तर नवाज केस हरीपुर का था, उसमें उन्होंने कहा कि NLR 1995 SCJ पेज 169 पे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, उसमें भी चूंकि कोशेरर ने जो है वो इंजंक्शन लिया था अगेंस्ट अदर कोशेरर, कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी जजमेंट्स यानी 89 को भी डिस्कस किया, 92 सारी जजमेंट्स को डिस्कस करने के बाद अल्टीमेटली उन्होंने ये होल्ड किया कि if one co-sharer is aggrieved by the conversion and user of the other co-sharer, then the remedy is available to him is go and file a suit for partition and get his shares separated. इनका बजाय इसके कि आप एक नॉमिनल शेयर है और आप उसको तंग कर रहे हैं और उसको कंस्ट्रक्शन रोकी हुई है, तो भाई आप अगर एग्रीव्ड हैं, जो भी पार्टी एग्रीव्ड है, को-शेयर एग्रीव्ड है, तो वो सूट फॉर पार्टीशन फाइल करे ना, अपना शेयर सेपरेट करवा ले। लेकिन उसके बाद फिर मजीद है, जैसे फिर आगे 2003 में चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब की जजमेंट है PLD 2003 सुप्रीम कोर्ट पेज 999 में, उन्होंने कहा कि नहीं को-शेयर का दावा डिग्री किया, उन्होंने कहा कि नहीं वो उसमें कोई भी को-शेयर विदाउट पार्टीशन वो कोई पोटेंशियल वैल्यूएबल पोर्शन ट्रांसफर नहीं कर सकता, ना ही उसकी नेचर चेंज कर सकता है। एक कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और वो रोड के ऊपर जमीन है, कमर्शियल जायदाद है, अब कोशेयर तो मालिक तो है, अपने हिस्से के अंदर ही वो कब्जा कर लेता है, ठीक है, उसका शेयर जो बनता है वो कहता है विद इन शेयर ही हूं मैं, लेकिन वो मेन जगह पे कब्जा करके अपने वहां दुकानें बनाता है, प्लाजा खड़ा करता है, मार्केट बना लेता है, और बाकी कोशेयर पीछे रह जाते हैं जिनका रास्ता भी नहीं है, वो रास्ता भी बंद कर देता है, ठीक है, तो वो मजबूर हो गए औने पौने दामों उसको बेचेंगे ना। ये जो जिस तरह सोसाइटियां करती हैं तरीका यही है। अब इस हवाले से वो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये होल्ड किया था और उसके बाद भी जो जजमेंट्स आई हैं उसमें यही है कि कोई भी को-शेयर किसी को अलाउ नहीं किया जा सके इस तरीके से कि वो कोई पोटेंशियल वैल्यूएबल पोर्शन जो है उसको कंस्ट्रक्ट करे, उसको एलिनेट करे और फर्दर ट्रांसफर करे विदाउट गेटिंग पार्टीशन, ठीक है, बाय मीट्स एंड बॉन्ड्स। तो इस तरीके से यानी वो को-शेयर तो है, यानी जिस तरह खेवट में है। मैं आपको ये बता रहा था, यहाँ तशरीह कर रहा था कि खतूनी की कि यहाँ आपका पोजीशन ये पोजीशन के हवाले से है। अब दावा आता है तो आपका कब्जे के हवाले से है ना कि मैं ये मुश्तरक, ये ठीक है खाते में मुश्तरका है, लेकिन कब्जे हमारे अपने बने, इसकी खतूनी अलग है, मेरी खतूनी अलग है, तो मैं अपनी जगह पे कब्जा कर रहा हूँ ना, कब्जा तो ऑलरेडी मेरे पास है, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये है सर, खेवट में अगर एक खतूनी है तो एक ही बंदा है वहाँ पे काबिज है, एक ही बंदा है जो कल्टीवेशन कर रहा है, और अगर चार हैं इसका मतलब 4 मुख्तलिफ लोग हैं। हाँ जी, मतलब एक खेवट में एक से ज्यादा खतूनियाँ होती हैं, तो वो डिफरेंट की 2 की 1 हो गई, 10 की 1 खतूनी हो गई, 20 की 1 हो गया, मतलब एक 50 को-शेयर हैं, 100 को-शेयर हैं, तो वो 4 खतूनी हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, लेकिन एक काश्तकार की एक खतूनी होनी चाहिए, खेवट की नहीं। मतलब एक काश्तकार है या एक फैमिली है, मतलब भाई हैं या ठीक है एक वाले साहब हैं और आगे उसकी फैमिली है, तो वो उनकी जिस तरह ये खानगी तकसीम होती है, आपने देखा ना ये पार्टीशन, एक तो लीगल पार्टीशन होगी, एक होती है प्राइवेट पार्टीशन जिसको आप फैमिली पार्टीशन भी कहते हैं, जिसको आप प्राइवेट पार्टीशन भी कहते हैं, जिसको उर्फे आम में खानगी ठोले कहते हैं। अब ये लफ्ज भी आपको पता होना चाहिए कि यहाँ अक्सर लोग जो है वो बोलते हैं ठोला है, ये मेरा ठोला है, तो फिर आप उससे ये ना पूछे कि ये ठोला क्या चीज होती है, ये पूछा तो फिर आपको पता होना चाहिए ठोला वो पुलिस वाला नहीं है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि जमीन का ठोला, ठीक है, वो ठोला कहते हैं, ठीक है। तो वो ठोला जो होता है, ये जिस तरह एक वालिद के 4 बेटे हैं, वालिद का मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं चाहता हूं मैं अपनी जमीन जो है वो अपनी जिंदगी में इन बेटों को तकसीम करके दे दूं, ठीक है। अब वो नॉर्मली चूंकि बेटियों को तो नहीं दिया जाता ना, हमारे माशरे में हमारा कल्चर यही है कि बेटियों को तो तकसीम करके ज़मीन अलग नहीं दी है, बेटों को भी दे दें और बेटियों को भी दें, ठीक है। बेटियों को तो हमारा जो कल्चर है वो यही है ना कि ये वारस सिर्फ बेटे ही हैं, बेटियां नहीं हैं। तो वो उस हवाले से हमारे यहाँ माशरे में पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो ऐसे ही है कि बेटों को ही वो फिजिकल पार्टीशन जो की जाती है, फैमिली पार्टीशन वो दी जाती है, बेटियों को अलग करके नहीं, ये बेटी का हिस्सा है, ये काश्तकारी करे या जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करे। अब एक बेटे 4 बेटे हैं, तो वो वालिद साहब जनाब कहते हैं ठीक है 2-3 बंदों को बुला लिया बुजुर्ग अपने गांव के, ठीक है यार मैं अपने बेटों में ये ज़मीन अपनी ज़िंदगी में तकसीम कर दूँ, कल कोई ऐसा कोई डिफरेंस राइज ना हो या आपस में लड़े ना। तो अच्छा ठीक है जी, ये जो खेत हैं 2 खेत,
ये इस बेटे के, ये भाई तकसीम हो गई। वो पैमाइश तो नहीं करके देनी है ना, ऐसे खड़े हो गए दिखाना भाई ये एरिया जो है ना, ये जगह जो है ना, ये इस बेटे की है, ये जो लेफ्ट साइड पे है ये फलां फलां जगह जो है ना ये इस बेटे की है, वो फलां जमीन जो मेरी उस साइड पे पड़ी हुई है जो यहां मौजूद नहीं है किसी और जगह है, वो इस बेटे की है। और ये जो मकान जिसमें हम रह रहे हैं, जद्दी हवेली जो है जिसमें हम रह रहे हैं, और इसके इर्द गिर्द ये जो जमीन है ये मेरे इस छोटे बेटे की है जिनके साथ हम रह रहे हैं। अब उसको ज्यादा दे रहे हैं, ठीक है, उसके साथ रह रहे हैं ना वालिदैन, तो उसको जगह भी ज्यादा दे रहे हैं, मकान भी उसको दे रहे हैं, सारे कबूल कर रहे हैं। अब क्या है, ये है फैमिली पार्टीशन, ये है प्राइवेट पार्टीशन, ये है खानगी ठोले, ठीक है, लीगल पार्टीशन नहीं है। अब यहां किसी के 10 कनाल आती है, दूसरे को 12 कनाल मिलती है, तीसरे को 8 कनाल मिलती है। ये कोई वो पैमाइश तो नहीं की गई है ना, एक अंदाजे से कहा भाई ये 2 खेत आप रख लें, ये 3 खेत आप रख लें, इस तरीके से। अब जब वो अपने अपनी जगहों पे जाकर काबज हो गए, वहीं उन्होंने अब शादियां हो गई, मकान बना लिए, उनके बच्चे हो गए, वो बच्चे भी उधर ही काश्तकारी करते हैं, मकान भी अपनी अपनी जगहों पे उन्होंने बना लिए, चारों ने, चारों अपनी अपनी जगह पे सेटल, लेकिन नाम चारों के विरासत में हर जगह मौजूद है, लेकिन वो काबिज नहीं है। मेरा भाई जो है ना जिस जगह पे काबिज है उसने मकान बनाए हुए हैं, वहां काश्तकारी कर रहे हैं, लेकिन मैं वहां पर मेरा पोजीशन नहीं है, वहां पोजीशन उसका है, लेकिन मेरा नाम जरूर है, चूंकि मैं मालिक तो हूं, विरासत में आई है ना जमीन, उसकी लीगल पार्टीशन तो हुई नहीं है, लेकिन मेरी खतूनी ये है, उसकी खतूनी वो होगी, वहां उसकी खतूनी कोई और नंबर होगा, क्योंकि उसका कब्जा है उस 8 कनाल पे, मेरा यहां 12 कनाल पे कब्जा है, तो मेरी खतूनी इस जगह। इस तरह ये अलग अलग जो है ना ये नंबरिंग जो है वो की जाएगी। तो ये है। अब नेक्स्ट ये कॉलम नंबर 3 जो है, ये देखें, ये है, इसको कहते हैं प्रोप्राइटरी कॉलम। इसमें ऊपर लिखा हुआ है नाम मालिक मैं अहवाल, नाम मालिक मैं अहवाल, यानी ये जो कॉलम नंबर 3 है, इस कॉलम के नीचे जितने नाम लिखे हुए हैं ये किसके, ये नाम मालिक। अब लिखा है कि ये इसमें मालकान है, ये ऑनर है, टाइटल इनका है, मलकियत इनकी है। अब नाम मालिक, एक तो मालिक है, साथ लिखा हुआ है मैं अहवाल। अहवाल का ये क्या है कि इसका हाल अहवाल क्या है, इसका लोकस स्टैंडाई क्या है, इसका स्टेटस क्या है। अब स्टेटस जो है वो क्या होता है, इसके ऊपर बाज़ दफा लिखा होता है बयान, मालिक तो था लेकिन बेच गया। मुश्तरियान, मालिक है लेकिन खरीदार है, ओरिजिनल मालिक नहीं है, जमीन खरीद के मालिक बना है। और रायनान, रहन कर गया है, ओरिजिनल मालिक यही है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इसने प्रॉपर्टी मॉर्टगेज की है। किसी अदारे को मॉर्टगेज करके आप कर्ज ले लेते, ठीक है, आप हाउस बिल्डिंग फाइनेंस को प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करते हैं और उसके बदले में आप मकान के लिए आप कर्जा लेते हैं, आप फिश फार्म बनाते हैं उसके लिए कर्जा लेते हैं, ठीक है, आप पोल्ट्री शेड बनाते हैं उसके लिए आप कर्जा लेते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर रहे हैं, तो आपकी ओनरशिप मौजूद है, लेकिन आपका जो स्टेटस आएगा इसके अंदर वो रायनान का आ जाएगा कि आप मॉर्टगेजर हैं, आपने रहन कर दी है प्रॉपर्टी। या अगर आपके हक में हुई है प्रॉपर्टी तो फिर वो लेगा मुर्तहिन, और अगर ज्यादा है तो मुर्तहिनान, मॉर्टगेजी। इसी तरीके से ये यानी हिबा है। अब वालिद साहब ने हिबा किया है तो उनका नाम आएगा वाहब, डोनर, वाहब यानी वो हिब्बा किया है, हिब्बा करने वाला। और आगे नाम होगा उसके बेटों का मोहूब अलैह, उसके आगे लिखा होगा मोहूब अलैह, यानी डोनी, जिसकी फेवर में हिब्बा किया गया, गिफ्ट किया गया है, ठीक है, वो डोनी है, वो मोहूब अलैह है। ये अरबी टर्मिनोलॉजी है, इंग्लिश में डोनर एंड डोनी है, ठीक है। ट्रांसफरर एंड ट्रांसफरी, अब ट्रांसफर की डिफरेंट काइंड्स हैं, ठीक है, ये प्रॉपर्टी डिफरेंट काइंड्स है ना। अब ट्रांसफर, अब हिब्बा के जरिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, मॉर्टगेज के जरिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है,
सेल के जरिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ये गिफ्ट हो गया, एक्सचेंज के जरिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, इनहेरिटेंस के जरिए भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर, बंदे की डेथ हो गई है उसके बाद वारसान के नाम पे इंतकाल होगा तो प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफर हो गई है ना। ठीक है, आपका क्वेश्चन है जी सर, ये जो हिब्बा है ये आप अपनी प्रॉपर्टी से कितना कर सकते हैं, यानी फुल प्रॉपर्टी कर सकते हैं या कोई इसका स्पेसिफिक हिस्सा है जो आप किसी को आपके जहन में विल और वो उसका थोड़ा सा गालिबन वो चीज आई है कंफ्यूजन, विल के हवाले से तो है, चले ठीक है, वो आप सारी की प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे भी तो एट द मोस्ट अमल दरामद 1/3 पे आ गया, 2/3 रिमेनिंग जो है ना वो तमाम वारसान को चली जाएगी। अगर ये भी वारिस है तो फिर दोबारा वापस आ गए बतौर वारिस के जो उसका शेयर बनता है वो उसको मिलेगा, लेकिन वो जो प्रॉपर्टी विल हुई है वो उसको 1/3 किया था। लेकिन गिफ्ट के लिए कोई नहीं है, गिफ्ट तो आप सारी की सारी दे सकते हैं ना, सारी जायदाद आप गिफ्ट कर सकते हैं, गिफ्ट है ना सर। लेकिन ये जो दादा विरासत होती है इसमें से आपका वालिद टोटली जो आपकी जमीन है वो किसी ये अक्सर लोगों के जहन में होता है और लोग केस करने के लिए आते हैं, वो कहते हैं जी कि ये एक बेटे के नाम पे वालिद साहब ने ये हिब्बा कर दिया, जबकि ये जद्दी जायदाद थी। ये नहीं देखा जाएगा। आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखें कि ट्रांसफरर कौन हो सकता है, सेलर या जो भी ट्रांसफर कर रहा है उसके लिए साउंड माइंड हो, कॉम्पिटेंट हो, अपनी आजाद मर्जी से वो ट्रांसफर कर रहा हो और उसका टाइटल हो, टाइटल क्लियर हो। सेक्शन 54 है आपके ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, सेल के हवाले जिस तरीके से कौन कर सकता है, कौन शख्स कॉम्पिटेंट है, तो वो आपका टाइटल होना चाहिए। ये नहीं देखा जाएगा आपका प्रॉपर्टी कैसे मिली है, विरासत में आई है, आपने तबादले में ली है, आपने जुए में प्रॉपर्टी जीती है, ठीक है, आपने जुआ खेला, प्रॉपर्टी आपने ले ली है। ये नहीं देखा जाए कैसे आपको मिली है, आप मालिक हैं, ठीक है, आप जिस तरह चाहें उसको इस्तेमाल करें, आप आगे गिफ्ट कर दें सारी की सारी प्रॉपर्टी, आप किसी दोस्त को गिफ्ट कर दें, किसी बेटे को गिफ्ट कर दें, वाइफ को गिफ्ट कर दें, ठीक है, वो तो आगे चैलेंज करने के देखें। जब आपके पास केस आता है तो वो आप उसके लॉ को देखते हैं ना, चैलेंज करने के, अब सेल को चैलेंज करता है या गिफ्ट को चैलेंज करता है, तो हम जबानी जब टेलीफोन पे मशवरा पूछते हैं तो हम कहते हैं भाई टेलीफोन पे नुकसान होगा, आपको डॉक्यूमेंट लेकर आए। ये जब हमारे सामने डॉक्यूमेंट आता है, ये इंतकाल होता है, हिब्बे का इंतकाल होगा, तो वो हम पढ़ेंगे ना, तो हम फौरन पहले चले जाएंगे कि हिब्बा के जो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है, अकॉर्डिंग टू मोहम्मद लॉ देयर आर 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर अ वैलिड गिफ्ट। नंबर 1 डिक्लेरेशन बाय द डोनर, नंबर 2 एक्सेप्टेंस बाय द डोनी एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली, नंबर 3 फिजिकल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। ये 3 इंग्रेडिएंट्स अगर वो फुलफिल करते हैं तो वो हिब्बा वैलिड है, ठीक है। तो ये बेसिक देखें, जब आप प्लेट फाइल करते हैं तो आपके जहन में ये होना है, हिब्बे को आप चैलेंज कर रहे हैं तो आपने देखना है कौन सा इंग्रेडिएंट मिसिंग है। एक्सेप्टेंस नहीं है, डिक्लेरेशन नहीं है, डिक्लेरेशन के लिए भी मेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। अब कॉम्पिटेंसी के हवाले से क्या आप कह सकते हैं, मसलन अब कॉम्पिटेंसी की एक वर्ड वास्ट सेंस में इस्तेमाल होता है। एक बाबा जी हैं, 90 साल उनकी उम्र है, चारपाई से उठ नहीं सकते, चल फिर वो सकते नहीं है, वो अक्सर बीमार रहते हैं, उनके उस हद तक वो उनको समझ नहीं है कि मुझसे ये क्या करवाया जा रहा है, उनसे अंगूठे लगवाए जा रहे हैं, तो कॉम्पिटेंट तो नहीं है ना। जिसको अब पता हो कि मैं क्या कर रहा हूं, अपनी आजाद मर्जी से करे, डिक्लेरेशन पहला इंग्रेडिएंट, तो इसको आपने देखना है। नंबर 2 एक्सेप्टेंस और 3 फिजिकल डिलीवरी ऑफ पोजेशन। इस पे एक मैं आपको रेफर करता हूँ, PLD 1973 पेशावर है, पेज 1, उसमें ये जो है खानपुर के राजगान, जाज कंदर जमान वगैरह, ये राजा फैसल जमान वगैरह, ये अब चूंकि हजारों कनाल जमीनों के मालिक हैं, बड़े मालिक हैं, अब वो शादी करता है कोई भी तो वो वाइफ को गिफ्ट कर देता है, ये पहाड़, ये पीछे मारगला के पीछे जाए आप सारे हजारा के, तो एक पहाड़ गिफ्ट कर दिया, ठीक है जी, ये 1000 कनाल का पहाड़ जनाब मैं अपनी वाइफ को गिफ्ट कर रहा हूँ, हिब्बा कर रहा हूँ। अब इसी किस्म का हिब्बा जो है वो चैलेंज हुआ और अल्टीमेटली पोजेशन चूंकि डिलीवर नहीं हुआ, पोजेशन राय साहब का ही है, वाइफ को नहीं गया, तो वो PLD 1973 पेशावर पेज 1 ये कहती है
कि इफ डोनर एंड डोनी आर लिविंग टुगेदर इन ए हाउस एज हस्बैंड एंड वाइफ, इवन देन फिजिकल डिलीवरी ऑफ पोजेशन इज नेसेसरी। फिर भी कब्जा बीवी के पास चला जाना चाहिए, फिर उस खामद के पास नहीं होना चाहिए। तो ये चीजें देखें, आपने लॉ पेश करना है। अक्सर जब मैं उस दिन भी एक कोर्ट में गया तो मैंने कहा जी कि ये हम वकील, ये हमारे बारे में एक जनरल परसेप्शन है कि वकील झूठ बोलते हैं, ये झूठी वकालत करते हैं। मैं कहता हूं कि वकील झूठ बोल नहीं सकता भाई, हम बिल्कुल नहीं झूठ बोलते, ना झूठ बोल सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, हम लॉ की बात करते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक बंदे आता है, मैंने जैसे आपके सामने जो केस है, मैं इसी केस के बारे में बताता हूं, ठीक है। वो सेल थी, अब सेल को मैंने चैलेंज किया। मैंने कहा ये बंदा आया मेरे पास, तो उसने कहा जी कि ये इंतकाल है, इसको चैलेंज करना है। मैंने कहा ये इंतकाल आपने खुद करवाया था, आपने ये जमीन बेची है? उसने कहा हाँ मैंने बेची है। मैंने कहा आपने कब्जा दे दिया? उसने कहा हाँ मैंने कब्जा भी दे दिया है। मैंने कहा आप पटवारी के पास गए थे, आपने वहां रजिस्टर पे लिखवाया था मैं ये जमीन इसको बेच रहा हूं? उसने कहा हाँ मैं गया था और मैंने लिखवाया था। मैंने कहा आप रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश हुए थे जब बयान दिए थे कि हाँ मैंने जमीन इसको बेच दी है? हाँ मैंने बयान भी दे दिया है, मैं तहसीलदार के सामने पेश भी हुआ हूं और मैंने अपनी मर्जी से बयान दिया है, इन गवाहों की मौजूदगी में दिया। दो जो हाशिए के गवाह हैं, हाँ जी मैंने ये मौजूद थे, इनकी मौजूदगी में दिया है। अब बताएं कोई इसके बाद क्या चीज रह जाती है? सारी चीजें एडमिटेड है ना, मान रहा है ना। किस बेस पे चैलेंज करते हैं कि ये सेल इनवैलिड है? ये सेल नहीं है, इस म्यूटेशन को कैंसिल किया जाए, प्रॉपर्टी मुझे वापस ओरिजिनल स्टेटस उसका बहाल किया जाए। किस ग्राउंड पे? जब आप मान रहे हैं मैंने बेची है, जब आप मान रहे हैं कब्जा भी मैंने दे दिया है, जब आप मान रहे हैं कि मैं पटवारी के पास भी गया हूं, आप मान रहे हैं कि इन गवाहों की मौजूदगी में साइन अंगूठे भी मैंने किए हैं, ये मेरे ही साइन अंगूठे हैं, आप मान रहे हैं कि मैंने तहसीलदार के सामने पेश होकर बयान भी दिया है, तो अब ज़हन में ये चीज आती है ना कि फिर तो कुछ भी नहीं बनता। लेकिन मैं उससे पूछता हूं मसला क्या है? कहता है जी पैसे नहीं दिए उसने। एतमाद पे होता है ना कि पड़ोसी है, दोस्त है, अजीज है, यार इंतकाल करा दो, घर पैसे दे देंगे, शाम को दे देंगे, कल दे देंगे, ठीक है, एतमाद है, ठीक है यार बयान दे दिया, दे देगा। उसने कहा इंतकाल हो गया है, किस चीज के पैसे? जाओ भाई कोई छुट्टी करो। अब मैं एक ग्राउंड पे चैलेंज कर रहा हूं, ये कहता हूं ये सारी एडमिटेड है। मेरे सामने सेक्शन 54 है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की, सेल को डिफाइन किया गया है, जिस तरह हिब्बे को डिफाइन किया गया है, जिस तरह लीज को डिफाइन किया गया है, जिस तरह मॉर्टगेज को डिफाइन किया गया है। ये देखें, आप लॉ को सामने रखते हुए उसको डिस्कस करते हैं ना। भाई सेल में ये है, ये इंग्रेडिएंट्स हैं, ये 4-5 इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें एक भी अगर मिसिंग है तो वो सेल नहीं है, वो सेल की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता। तो जब सेल नहीं होगी, सेल की डेफिनेशन में मैटर फॉल नहीं करता, तो खत्म हो जाएगी ना। सर हिबा और तमलीक का फर्क भी बता दो सर। ये बेसिकली तमलीक भी वो हिबा की ही कंडीशन है, वो हिबा ही है, ठीक है। वो ट्रांसफर जो होती है, ये जिस तरह मैंने बताया ना डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रांसफर हैं, तो वो भी यानी तमलीक भी हिबा ही है। सर मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि वो हिबा जो आप अपने लीगल एयर्स को करते हैं शायद उसको तमलीक कहते हैं। तमलीक बाकी शायद ऐसा हो, मैंने हर चेक कर ऐसे ही है सर कि वो चूंकि वो भी हिबा है, लेकिन वो बाज दफा हिबा ही लिखते हैं और बाज दफा उसके लिए तमलीक भी का लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन जब वो म्यूटेशन करते हैं तो म्यूटेशन में वो हिबा और वहाब और महूब अलैम का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर जो लैंग्वेज होती है, या अगर आप रजिस्ट्री करते हैं स्टैम्प पेपर्स के ऊपर, तो फिर वो आप तमलीक का लफ्ज वहां लिखते हैं, ठीक है। तो अब देखें ना कि यहां कहां हमने झूठ बोला। मैंने कोई अपने पास से कोई बात की है? मैंने तो एक ही बात की है कि सेल कंसिडरेशन नहीं पे हुई। तो जब सेल कंसिडरेशन नहीं है तो वो सेल नहीं है। उर्दू में कहते हैं कि ये जो बै है ये बिला बदल है। बिला बदल के यानी मैंने तो जमीन इसको दे दी, उसके बदले में इसने पैसे देने थे ना। क्या देना था? पैसे ही तो देने थे, उसकी कीमत देनी थी।
तो उसके बदले में मुझे जो कीमत देनी थी उसने तो कुछ नहीं दिया, मैंने तो दे दी जमीन, उसके बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए ये बिला बदल है, कैंसिल हो जाएगी, विदाउट कंसिडरेशन है। तो ये वकील झूठ बोल नहीं सकता। ये जो जर्नल हमारे बारे में ये बाहर जो है एक फिजा है, ये आप लोगों ने इस चीज को बताना है माशरे को, लोगों को, कि भाई हम ये कतल झूठ नहीं बोल सकते, अपने पास से तो कुछ कह नहीं सकते, ये डॉक्यूमेंट है। वकील ठीक कहते हैं, झूठ नहीं बोलता, मुखालिफ वकील बोल रहा होता है। तो ये मैं बता रहा था, ये नाम मालिक में हवाल जो ये है, कॉलम नंबर 3 जो है इसको कहते हैं, ये नाम मालिक में हवाल खाना मलकियत, ये खाना मलकियत कहलाता है, प्रोप्राइटरी कॉलम है ये। और ये यहां इसके अंदर जो एंट्रीज होंगी, जिन लोगों के नाम होंगे, ये मालिक होंगे, इस जमीन के ये मालिक हैं। और आगे इनके शेयर्स भी दिए हुए हैं हर एक का, उसके अंदर ये शेयर्स लिखा हुआ है जी। वाइंड अप करें, अच्छा ठीक। अब ये चलें, इसी को मैं करूंगा आगे, चूंकि बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं वो फिर बाद में करेंगे। ये आप लिखेंगे, इसके ऊपर जो है ना वो कुल हिस्सा दिया हुआ है। कुल हिस्सा जो है ना ये है 1468 हिस्सा, ठीक है, 1468 ये ऊपर टॉप पे। अब ये नीचे जो भी जमीन है इसके अंदर, इसका टोटल शेयर जो है वो 1468 ये शेयर हैं उसके टोटल। अब आगे हर बंदे का एक अपना अपना शेयर है, किसी का कम है, किसी का ज्यादा है, किसी का 1 कनाल है, किसी के 5 कनाल है, किसी 10 कनाल, लेकिन वो शेयर कैसे वो इसके अंदर रिकॉर्डेड है। अब पहला नाम है मोहम्मद मस्कीन वल्द जुमा खान 66 हिस्सा, आगे है सफदर खान वल्द नवाब खान 80 हिस्सा। सर इसका क्या मतलब 66 80? नहीं, ये मैं बताता हूँ। अब ये देखें हर एक अलग अलग है, ये सारे अगर काउंट करेंगे तो ये ऊपर जो टोटल लिखा हुआ है ये उसका उतना बन जाता है। मार ला यार, ये जी मर रहे यार, तो थोड़ा इधर एक्सप्लेन कर दे सकते जी जी ये चीज़ अगर इधर थोड़ी एक्सप्लेन। जी जी हाँ ठीक। ये देखिए, ये कॉलम नंबर 3 है, ये है, इसको कहते हैं खाना मलकियत। प्रोप्राइटरी कॉलम। ये खाना मलकियत, इसमें खाना मलकियत के नीचे लिखा हुआ है 1468 हिस्सा। अब ये टोटल हिस्से इसके हैं 1468, किसके, ये आगे खसरा नंबर दिए हुए हैं, 2 नंबर हैं इसके। और इसमें ये जिस तरह मोहम्मद मस्कीन है, इसके आगे लिखा हुआ है 66 हिस्सा। सफदर है 80 हिस्सा। इसी तरीके से आगे मुख्तलिफ लोगों के नाम और उनके शेयर्स जो है वो लिखे हुए हैं। ये सब के शेयर्स अगर आप काउंट करेंगे, टोटल करेंगे, तो ये बन जाएगा ऊपर जो है टोटल 1468 हिस्सा। एक हिस्से का कितना साइज है? अब ये बाज दफा ये पटवारी जो है वो कुछ इस तरीके से करते हैं, वो मरलों में भी, कि उससे बाज दफा ऐसे भी शो होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। कुछ एरियाज के अंदर जो पटवारी फिर इसको मर, जिस तरह 80 हिस्सा है तो ये कह लें कि ये 4 कनाल ऐसी मर ले। इसमें सर अगर टोटल लैंड देख लें उससे आइडिया होगा। हाँ जी जी, वो इसी से जी जी हाँ, टोटल लैंड अगर अब उसमें ये देख लें कि ये जिस तरह से इस खेबट में टोटल इससे खसरा नंबर का एक है 1536, ये खसरा नंबर, उसका कुल रकबा है 17 कनाल 1 मरले। और इसी तरीके से 614 है,
उसका है 15 कनाल 13 मरले, ये है 32 कनाल 14 मरले। अब आगे उसकी क्लासिफिकेशन भी है, जिस तरह 1536 में 2 कनाल पे मकान बना हुआ है, गैर मुमकिन मकान, ये आगे एंट्री आई है, तो उस पे एक मकान भी है, रिहाइश भी है लोगों की। और बाकी जो है उसकी बाइफर्केशन की गई है, 12 कनाल 18 मरले मैरा है, ठीक है, ये मेरा नहीं है, ये मैरा है, ये मैरा एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है। और 11 कनाल पे बागीचा है, उसकी क्लासिफिकेशन दी हुई है, उसको बाइफर्केट किया गया कितने रकबे पे क्या क्या चीज है। और ये 8 कनाल 16 मरले, ये गैर मुमकिन है, ये नाकाबिले काश्त है जमीन, ठीक है। इसी तरह आगे 614 और फिर आगे चला जाता है, ये आगे जा रहा है केवट, और आगे उसकी टोटल रकबा और मुख्तलिफ लोगों के ये नाम है, खसे नंबर यही है, लेकिन आगे नाम चूंकि आगे जा रहे हैं मुख्तलिफ लोगों के, तो ये खाना मलकियत है। तो इस तरीके से यानी आगे फिर खसरा नंबर है, ये मैं कंप्लीट करके फिर वो ख़त्म करते हैं, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट। उसके बाद ये आप देखें कॉलम नंबर 4 है। कॉलम नंबर 4 जो है ये नाम काश्तकार में अहवाल, ठीक है, नाम काश्तकार में अहवाल, ये पोजेसरी कॉलम है कि इस पे काश्त कौन करता है, कब्जा किसका है, और जो मह अहवाल लिखते हैं कि उसका हाल अहवाल क्या है, उसका स्टेटस क्या है, वो किस हैसियत से काबिज है, वो बतौर मालिक के काबिज है, वो बतौर हिस्सादार के काबिज। अब जहां हिस्सादार होगा तो वो को शेयर है, वो एक्सक्लूसिव ओनर नहीं है, वो बतौर टेनेंट के काबिज है। अब टेनेंसी भी है तो आगे उसकी भी किस्म लिखी होगी कि वो काश्तकार है तो वो किस हैसियत से काश्त कर रहा है, उसकी कौन सी किस्म है। फिर अगर उस काश्तकार को भी आप रिमूव करेंगे, उसके खिलाफ एजेक्टमेंट फाइल करेंगे, तो उसका एक अपना लॉ है हर एक का। अब कब्जा जो है वो मुख्तलिफ हैसियत से एक बंदे का होता है, काश्तकार डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेनेंसी है, वो काश्त मज़ार ताबे मर्जी भी हो सकता है, टेनेंट एट विल, वो मोरूसी भी हो सकता है, वो गैर मोरूसी भी हो सकता है, वो चुकौता साल तमाम भी हो सकता है, वो बाइसा निस्वी बटाई भी हो सकता है, वो बिला लगान भी हो सकता है। ये डिफरेंट काइंड्स हैं, अब हर एक का अपना लॉ है। तो इस तरह यानी उसके अंदर स्टेटस लिखा होता है कि ये जो कब्जा काश्त ये इसका है, इस शख्स का है, ये किस हैसियत से है। तो ये इस तरह ये पोजेसरी कॉलम है, कॉलम नंबर 4। कॉलम नंबर 5 खसरा नंबर, ठीक है, ये खसरा नंबर दिया गया है, लैंड रेवेन्यू एक्ट की जबान में कहते हैं सर्वे नंबर, ठीक है, लेकिन उर्फ आम में खसरा नंबर बोला जाता है, लिखा भी जाता है, लेकिन जो लीगल लैंग्वेज है इसकी एक्ट की वो सर्वे नंबर है, ठीक है। और पटवारी आजकल जितने भी वो फर्ज जारी करते हैं, आपने देखा किता नंबर, अब ये किता भी अगर है तो वो किता नंबर भी, वो ये सर्वे नंबर भी, ये सर्वे नंबर या खसरा नंबर या किता नंबर ये एक ही चीज है। और कितात वो लिखते हैं कितात 5, कितात 10, बजाय इसके हर एक नंबर अलग लिखने के, वो अपनी जान छुड़ाने के लिए, टाइम बचाने के लिए वो किताब 10 लिख देते हैं, बजाय 10 खसरे नंबर और उनका अलग अलग रकबा लिखे, वो किताब 10 लिखते हैं तो 10 नंबरों का जितना रकबा होता है वो लिख देते हैं। तो ये जब आपके सामने इस किस्म का कोई डॉक्यूमेंट फर्ज आए तो फिर आप उसको उस तरीके से पढ़ें कि ये किताब 5 यानी 5 खसरे नंबर है और ये 5 नंबरों का ये रकबा लिखा है इसमें। इसी तरीके से आगे है ये आगे तो उसके वो किस्म आ जाती है, जिस तरह गैर मुमकिन मकान है, बगीचा है, मैरा वगैरह, ये इस तरीके से। आगे मालिया वगैरह, तो आजकल तो मालिया का तो वो है नहीं है, ख़त्म हो गया, भुट्टो साहब के दौर से ही वो मालिया वगैरह का ख़त्म हो गया। आगे खाना कैफियत है, लास्ट जो कॉलम है इसका कॉलम नंबर 10, ये खाना कैफियत है। और खाना कैफियत में इस 4 साल के अरसे के दौरान, चूंकि ये डॉक्यूमेंट जो है 4 साल के बाद बनता है जमाबंदी, तो 4 साल के अरसे के दौरान ये इसमें जो भी तब्दीलियां आती हैं वो तब्दीलियां जो है वो इसके अंदर वो खाना कैफियत में मेंशन करता है। इंतकाल नंबर का हवाला देता है, कोई विरासत का इंतकाल है, कोई बै का इंतकाल है, कोई एक्सचेंज है, कोई मॉर्टगेज है, जो भी है, तो वो उसके अंदर वो उसके रेड पेन से लिखेगा, ये सुर्ख कलम से वो लिखेगा उसके अंदर। और ये मैं कलम भी बता देता हूं कि ये याद रखें
कि ये जो स्याही होती है ये अक्सर हर आदमी ज़रूरी नहीं अपनी मर्जी से जो है वो कलम इस्तेमाल करे। ये स्याही जो है इसकी डिफरेंट काइंड्स जो हैं, ये भी किसको अलाउ है। नीली पेन कौन इस्तेमाल कर सकता है, ब्लैक कौन इस्तेमाल कर सकता है, रेड कौन इस्तेमाल कर सकता है, कहां कहां इस्तेमाल हो सकती है। ये नहीं है कि जो भी कलम मिल गई और उठा के वो लिखना शुरू कर दिया, नहीं। ये भी याद रखें कि ये जो होती है स्याही, इसमें मैं आपको ये भी थोड़ा वो चले वो बता देता हूं कि ये बेसिकली जो है ना ये डिफरेंट काइंड्स है इसकी। एक तो यह है कि जो ब्लैक इंक है, अक्सर आपने देखा होगा कि ये जो पटवारी हैं, ये पटवारी ब्लैक इंक से लिखते हैं, इंतकाल दर्ज करते हैं, रिपोर्ट लिखते हैं तब भी ब्लैक इंक से लिखते हैं, रपट लिखते हैं। ये इंतकाल जब चढ़ाते हैं तो सबसे पहले उसके ऊपर एक रोजनामचा वाकयाती होता है, जो रजिस्टर होता है पटवारी के पास, उसको कहते हैं रोजनामचा वाकयाती। रोजनामचा दो जगहों पे इस्तेमाल होता है, एक थाने में होता है मुहर्रर के पास, जब भी कोई इंसिडेंट होता है तो बंदा जाता है थाने में, वो रपट पहले दर्ज करवाता है, फलां एक्सीडेंट हो गया, फलां लड़ाई हो गई, ये चीज हो गई, तो वो पहले रपट, वो रजिस्टर जो होता है रोजनामचा, उस रोजनामचा के ऊपर मेंशन कर रपट नंबर 457, अब वो सीरियल नंबर आ रहा है, नंबर शुमार, अब वो थाने के अंदर रपट नंबर लिखी गई, टाइम लिखा गया, डेट लिखी गई। ये तो लिखे कि डिले इन डॉजिंग FIR, हर रोज आप बेल मैटर्स में बहस करते हैं, इतनी डिले है तो रपट को देखा जाए विद इन टाइम है, इन टाइम की, उसके बाद MLR, अगर कोई एक्सीडेंट केस है या कोई लड़ाई झगड़े का केस है, गोली लगी है, छुरियां लगी हैं, तो MLR बनेगी, तो फिर ठीक है ना, मेडिकल होगा, उसके बाद फिर FIR होगी। FIR एक दिन डिले भी हो सकती है, 2 दिन डिले हो सकती है, लेकिन रपट इन टाइम लिखी गई है, तो वो रपट जो लिखे है उसको, वो भी रोजनामचे के अंदर एंट्री होगी ना, टाइम डेट हर चीज लिखी जाएगी, तो वो भी रोजनामचा होता है। और एक जो पटवारी के पास रजिस्टर होता है उसको भी रोजनामचा कहते हैं, वो भी हर रोज की जो उसके अंदर प्रोसीडिंग्स होती है वो उसके अंदर लिखता है, वो रपट नंबर लिखता है। और जब म्यूटेशन होता है तो म्यूटेशन के ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे लेफ्ट साइड पे वो लिखता है रपट नंबर फलां, हवाला उसका देता है, और उसके बाद फिर आगे इंतकाल दर्ज करता है। तो इस तरीके से यानी ये जो भी वो एंट्री करता है वो ब्लैक पेन से करता है, ब्लैक इंक से करता है। ये जो ब्लैक इंक होती है ये इंफीरियर इंक कहलाती है, ये लोअर स्टाफ इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। ये निचले दर्जे का जो है, क्लरिकल स्टाफ हो गया, पटवारी हो गए, ये ब्लैक पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लैक इंक जो है ब्लैक इंक ये इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो ब्लू इंक है ये सुपीरियर इंक कहलाती है, ये ऑफिसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रेवेन्यू ऑफिसर इस्तेमाल कर सकता है, रेवेन्यू ऑफिसर और इससे ऊपर के लोग। इसी तरीके से बाकी ऑफिसेस के अंदर भी जो है ये ऑफिसर्स इस्तेमाल कर सकते हैं नीली स्याही वाली इंक जो है। उसके अलावा रेड इंक जो है ये एक तो यह है कि किसी चीज को नुमाया करने के लिए लिखी जाती है। मसलन अगर पटवारी नोट देता है कि रकबा अंदर म्युनिसिपल कमेटी वाकया है, ताकि उसकी एकदम नजर पड़े कि ये कमेटी की हदूद में है, रकबा अंदर हदूद कैंटोनमेंट बोर्ड वाकया है, ये रेड पेन से वो देगा, ठीक है, नोट दे रहा है जिसपे फौरन नजर पड़े कि क्या है, ये दही जमीन है, कैंटोनमेंट की है, कमेटी की है, आर्मी के एरिया है, किसका है। तो ये चीजें जो है ना उसको वहां रेड इंक या ऑडिट के लिए ये किस कानून के तहत है, ये जो आप बता रहे हैं रेड फ्लैग लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल्स। तो अब ये चीजें जो है ना ये यानी इस तरीके से ये अक्सर जो है हम इन चीजों का पता नहीं होता, तो जो पेन आता है वो उससे लिख लेते हैं, लेकिन ये हर पेन इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। एनी क्वेश्चन? बेहतर ये ब्लैक पेन ये खासा लंबा है या दूसरा इसको सर दोबारा 2-3 और होंगे। मैं चाहूंगा कि ये जो टाइटल डॉक्यूमेंट है ना लैंड रेवेन्यू एक्ट के नीचे रजिस्टर दरान ज़मीन, जो कि सर ने बताया
इस पे हम वहीं से स्टार्ट करें नेक्स्ट लेक्चर भी, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। आगे आपका म्यूटेशन भी अभी रहता है, आगे सारे कुछ और डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिनको आपने डिस्कस करना है। एग्जैक्टली सर। जी जी, ये 2-3 लेक्चर और होंगे। ये अभी तो जजमेंट्स, ये सारे हर एक पे मैंने जजमेंट्स एक नहीं 5-5 10-10 जजमेंट हर पॉइंट पे मैंने आपको लिखवानी है, ठीक है। लॉ भी लिखवाना है कि ताकि आपको पता चले कि किस कानून के तहत कल आप अदालत में पेश हों तो आप कानून अपने साथ लेकर जाएं। थैंक यू, थैंक यू। टॉपिक तो यही है। नेक्स्ट लेक्चर में कौन कौन सी चीजें अभी जो डॉक्यूमेंट म्यूटेशन, हाँ जी, ये देखें लास्ट टाइम खसरा गिरदावरी वगैरह हो गई थी, बेसिक वेव कर दें। ठीक है, थैंक यू फॉर अरेंजिंग दिस लेक्चर।